जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हम लोग की कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो 16 अप्रैल को एप्लीकेशन पे करवाया गया था। हम लोग कुछ पीछे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, कर ही लेंगे। ये टेस्ट समाप्त होते होते हम लोग भी पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे, मतलब इस मंथ का टेस्ट समाप्त होते होते हम लोग भी पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में जो है केंद्रक तो जंतु कोशिका में होता है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है, सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में होता है। सिर्फ सेलुलोज की कोशिका भित्ति ही नहीं, जबकि प्लास्टिड, इसके बगल में आप लोग लिख सकते हैं लवक, जिसे प्लास्टिड बोलते हैं। और एक है बड़ी रसधानी, क्या है बड़ी रसधानी, ये तीन चीज जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है, बिल्कुल सही है। वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता है, ये पॉइंट गलत है और यहाँ पे सही पूछ रहा है, तो केवल एक सही है। आखिर ये गलत है, फिर क्यों गलत है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता है, पॉइंट गलत है। लेकिन इसमें जो सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें यह पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है, सिर्फ एक स्थिति है। ठीक है। वो स्थिति ये है कि गैस जब उच्च ताप और निम्न दाब में रहेगा तो वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस की तरह कार्य करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उच्च ताप और निम्न दाब, उच्च ताप निम्न दाब। इसमें ऑप्शन में आपको उल्टा पुल्टा दे सकता है, निम्न ताप उच्च दाब, इस तरह से, लेकिन इसे ध्यान रखना है कि उच्च ताप और निम्न दाब में जब रहेगा तभी वास्तविक गैस पीवी बराबर एनआरटी का पालन करेगा। केवल एक सही है इसमें। एम एल इनवर्स टी इनवर्स बीमीय सूत्र किसका है। तो ये जो बीमीय सूत्र, अच्छा रुकिए, इसे पहले एसआई मात्रक में बदल देते हैं, तो हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। वैसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर से, ठीक है, प्रति मीटर प्रति सेकेंड हो गया। लेकिन तो ये किसका बीमीय सूत्र है, ये बीमीय सूत्र हो जाएगा श्यानता गुणांक का। किसका हो जाएगा, श्यानता गुणांक का। ठीक है। और श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है पॉइज, क्या होता है, पॉइज होता है, जो किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड का 1/10 गुना होता है। कितना होता है, 1/10 गुना, मतलब पॉइज का जितना मान होता है उसका 10 गुना मान किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड का होता है। और जब उपयोग किया जाता है उस समय सीजीएस मात्रक ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड जो है वो बहुत बड़ा मात्रक है। जैसे कि मान लीजिए सोने की दुकान में जाके अगर आप 2 किलो 4 किलो 5 किलो का बटखरा यूज कीजिएगा, उसी प्रकार से है ये एसआई मात्रक इसका, इसलिए सीजीएस मात्रक ही इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर में किस भोजन अवयव का पाचन नहीं होगा। तो व्यक्ति के शरीर में जो है वो वसा का पाचन नहीं होगा। ठीक है। देखिए, यकृत से जो है पित्तरस का स्रावन होता है और वो कहाँ जाके जमा होता है, पित्ताशय में। और पित्ताशय क्या करता है, उसका वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण करता है। और वसा जो है जब तक इसका इमल्सीकरण नहीं होगा तब तक ये इसका पाचन नहीं हो सकता है। इसलिए पित्ताशय अगर निकाल दिया जाएगा तो वसा का इमल्सीकरण होगा नहीं, और वसा का इमल्सीकरण होगा नहीं तो वसा का पाचन भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वसा। नेक्स्ट, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है। एक इमेज आप लोग को दिखाता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। इस इमेज को समझने का कोशिश कीजिएगा। शुष्क सेल की बात की गई है। आप लोग खुद से इसे समझ लीजिए, बाकी आगे मैं बता देता हूँ।
इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा? देखिए, फोकस दूरी अगर पॉजिटिव में, 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस और दर्पण दोनों ही उत्तल होगा। अगर फोकस दूरी निगेटिव में है तो लेंस और दर्पण दोनों जो है अवतल में होगा। अगर फोकस दूरी अनंत पे है तो क्या होगा? समतल दर्पण और समतल लेंस होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, इसलिए इसका आंसर उत्तल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता या बढ़ाते हैं? तो जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। आपको पता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सही होगा। मनुष्य द्वारा कोयले को जलाने से नाइट्रोजन की उत्पत्ति नहीं होती है। और वनस्पति की मृत्यु हो जाती है, जिससे पौधा मर जाता है, वो फिर मिट्टी में मिलता है, उसमें जो नाइट्रोजन स्थित रहता है वो नाइट्रेट के रूप में जो है अन्य पौधे को मिल जाता है या फिर वायुमंडल में मिल जाता है। तो जिसकी वजह से ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी। 20 kg द्रव्यमान की वस्तु 15 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से गतिशील है। इस पर गति की विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगा गया। वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ इसका भी सॉल्यूशन। इसे आप लोग गौर से देख लीजिए। इसमें जो है द्रव्यमान आपको पता है कि 20 kg दिया गया है। उसके बाद u बराबर 15 मीटर प्रति सेकेंड, और u मतलब हुआ प्रारंभिक चाल और v मतलब हुआ अंतिम वेग यानी अंतिम चाल, और F यानी बल जो है 50 न्यूटन दिया हुआ है। इसी में हमको सबसे पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। वैसे तो F बराबर ma होता है, तो फिर त्वरण निकालने के लिए a बराबर F/m होगा। तो 50/20, तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसका त्वरण आ गया। ठीक है, उसके बाद त्वरण नहीं होगा, इसका मंदन निकलेगा, ये मंदन आ गया। और v बराबर u प्लस ए टी के फॉर्मूला पे इसे सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस, इसे सॉल्व कीजिएगा 6 सेकेंड में ये जो है वस्तु रुक जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। परमाणु आधारभूत इकाइयां हैं जिनसे अणु और आयन बनते हैं। बिल्कुल सही है, परमाणु आधारभूत इकाइयां हैं जिनसे अणु और आयन बनते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु स्वभाव में हमेशा उदासीन रहते हैं। सही है, जब ये तीनों सही है तो चौथा को गलत होना ही पड़ेगा। परमाणु बृहत संख्या में समायोजित होकर पदार्थ बनाते हैं। बिल्कुल गलत है, परमाणु जो है बृहत संख्या में समायोजित होकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन ये होगा अणु यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक है? कौन सा रोग है जो जल संक्रामक है? टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए, ये दोनों जो है जल संक्रामक है। तो 1 और 4 इसका आंसर होगा। हेपेटाइटिस बी जो है, जिस प्रकार एड्स बीमारी फैलती है उसी प्रकार हेपेटाइटिस बी बीमारी भी फैलती है। और क्षय रोग आपको पता है कि हवा द्वारा फैलता है, सांस से जो हवा निकलती है उसके द्वारा क्षय रोग यानी टीबी फैलता है। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश हैं? इस विशेषता के कारण वो जो है शैवाल के सदृश हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पौधा जो है, प्लांट उसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है क्रिप्टोगेम्स। क्या होता है? क्रिप्टोगेम्स, अपने कॉपी में लिखिएगा। एक होता है फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में ना ही फल होता है और ना ही बीज होता है। क्रिप्टोगेम्स में ना ही फल होता है, और फेनोरोगेम्स में जो है फल भी होता है और बीज होता है। फल बोलिए या फिर फूल बोलिए, फूल भी होता है, बीज भी होता है। अब बात करते हैं क्रिप्टोगेम्स के बारे में। क्रिप्टोगेम्स को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो है जिसमें ना ही जड़ होता है, ना ही तना होता है, ना ही पत्ती होता है। ठीक है, अब बोलिएगा फिर ये कौन सा पौधा है? ये है शैवाल। क्या है? शैवाल, जिसमें ना ही जड़ होता है, ना ही तना होता है और ना ही पत्ती होता है। दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा, जिसमें जड़ नहीं होता है, तना और पत्ती होता है। और तीसरा हो गया टेरिडोफाइटा, जिसमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं लेकिन पता नहीं चलता है। चलिए, पता चल गया होगा प्लांट के बारे में, इसका आंसर होगा शैवाल। नेक्स्ट है,
गूथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो गूथे आटे में जो है बेकिंग सोडा मिलाने का आदेश है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना, और जब भी गूथे हुए आटे में बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो रोटी जो है वो अच्छे से पके या ना पके वो फूल जाएगी। नेक्स्ट, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी 5 रुपये का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी, देखिए त्वरण मंदन और समान चाल, ये आप लोग को जानना चाहिए। त्वरण मंदन और सामान्य चाल, जैसे मानते हैं कि एक रेलगाड़ी जो है इस स्थान से चलती है, इस स्थान से चलती है आगे की तरफ, तो इसका चाल जो है, अभी रेलगाड़ी चली ही है, इसका चाल अगर 45 है और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 50 55 60 होते जा रहा है, इसका मतलब है कि ये रेलगाड़ी जो है वो त्वरण में चल रही है, ये रेलगाड़ी जो है वो त्वरण में चल रही है। दूसरा, एक नंबर ये हो गया। अब दूसरा, ये रेलगाड़ी जो है ये कंटिन्यू 45 के चाल में ही चलती जा रही है, कंटिन्यू, इसका मतलब है कि ये जो रेलगाड़ी ये समान चाल से चली है। और तीसरा ऑप्शन है कि एक रेलगाड़ी जो है ये 45 से चली और धीरे कभी फिर आगे जाते जाते 40 हो गई, फिर 35 हो गई, इसकी स्पीड फिर 30 हो गई, इसका मतलब है कि ये रेलगाड़ी जो है ये मंदन में चल रही है। कैसे चल रही है? मंदन में चल रही है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिए। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। यदि एक चलती रेलगाड़ी 5 रुपये का सिक्का उछालता है एक यात्री, तो सिक्का उसके पीछे गिरता है, रेलगाड़ी क्या? सिक्का तभी पीछे गिरेगा जब रेलगाड़ी की चाल अधिक हो जाएगी। अगर समान चाल से रहती तो उसके हाथ में ही सिक्का आता, लेकिन रेलगाड़ी की चाल अगर अधिक हो जाती है तो सिक्का जो है उसके पीछे गिरेगा। रेलगाड़ी की चाल अगर कम हो जाती है तो सिक्का जो है उसके आगे गिरेगा। इसका मतलब कि रेलगाड़ी समान त्वरण से चल रही है, जिसकी वजह से सिक्का उसके पीछे गिरा है। नेक्स्ट, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि, इसलिए माना जाता है कि अनिवार्य एमिनो अम्ल से भरपूर होता है। और आपको पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता है, जिसमें 10 की आवश्यकता पूर्ण रूप से होती है और 10 नहीं भी रहे फिर भी प्रोटीन बन सकता है, लेकिन 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कथन 1 और कथन 2। जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, जिसे जल से उबालकर दूर किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। जल अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होती है, जिसे जल से उबालकर दूर किया जाता है। सबसे पहली बात इसे ध्यान रखिएगा, पहला से याद करते हैं। जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्या क्या उपस्थित है? कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, जिसमें अस्थायी कठोरता होता है। दूसरा देख लीजिए, जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड, ये दोनों होते हैं, तो ये हो गया अस्थायी कठोरता, ठीक है। लेकिन इसे जो है जल से उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये गलत है। यहाँ तक ये पॉइंट सही है, लेकिन ये लाइन जो है ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य है और कथन 2 गलत है। लेकिन इसे दूर कैसे किया जा सकता है ये भी जानना जरूरी है। अस्थायी कठोरता को दूर किस विधि से किया जाता है? अस्थायी कठोरता को हम लोग 3 विधि से दूर करते हैं। एक है सोडा विधि, क्या है? सोडा विधि। दूसरा है कैल्गोन विधि, क्या है? कैल्गोन विधि। और तीसरा है परम्यूटिक विधि, तीसरा है परम्यूटिक विधि। लिख लीजिएगा कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाती है, देखिए कोई भी वस्तु जो है जैसे ऊपर फेंकेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा में जो है वो कमी आएगी, गतिज ऊर्जा में कमी आएगी और स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है, सही है। उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, देखिए ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। और ये दोनों गलत है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एडिनोकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। तो उस पर निक्षेपण किसका होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। नेक्स्ट, एक 50 ग्राम की गोली 7 केजी के राइफल से 35 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से छोड़ी जाती है। राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेप यानी रिकॉइल जो है का वेग कितना होगा? आपको पता है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग। मतलब गोली का जितना संवेग होगा उतना ही बंदूक का भी संवेग होगा, लेकिन गोली का वजन जो है वो कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक जाता है, और बंदूक का वजन जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता या फिर ज़्यादा झटका नहीं देता है, थोड़ा बहुत झटका देता है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए बस सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे 50 ग्राम दिया है गोली का, तो गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग करेंगे। 50 ग्राम दिया है, इसे किलोग्राम में बदल देते हैं। और फिर दिया है 35 मीटर प्रति सेकेंड, 35 कर दीजिए बराबर 7 गुना म्यू। अच्छा ऐसे ऐसे होगा ना, एक सेकेंड,
वही होगा 50/1000 गुना 35 और इधर आ जाएगा 7। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, समीकरण 2Cu प्लस O2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो 2CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर त्याग हो रहा है तो ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं तो अवकरण है, अवक्षेपण या अवकरण कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 70 सेंटीमीटर और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग को 1.4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, इसे सॉल्व करने के लिए दो फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें जो है तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य निकालना पड़ेगा। तो आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य यानी वेग निकालने तो आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य करना पड़ेगा। तो 1000 दिया हुआ है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर में, इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। ये आ गया आपका 700। कितना आ गया? 700 आ गया। अब इससे निकालना पड़ेगा समय बराबर दूरी बटे चाल के फॉर्मूला पे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 1.4 किलोमीटर गुना 1000 लेना पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए मीटर में, और यहाँ पे बटा में 700 चाल जो आया था मुझे, इसे सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 2 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन को पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। ये भी सही है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन FSH शरीर के लिए निरर्थक माना जाता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानव शरीर में जो वृद्धि होती है, बच्चे से जो बड़े होते हैं लोग, वृद्धि होती है वो FSH हार्मोन के कारण ही होता है, इसलिए ये निरर्थक नहीं माना जाएगा, ये सार्थक माना जाएगा। तो 1 और 2 सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में होते हैं? आपको पता है कि 8 वाले तत्व अंतिम कक्षा में 8 जो है सिर्फ एक ही वर्ग में हो सकता है, वो वर्ग है वर्ग 18। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, हीलियम, जिसके अंतिम कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्ग 18 इसका आंसर होगा, जो अप्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, जब शुद्ध जल में नमक डाला जाएगा तो पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाएगा। नमक डाला जाएगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, लेकिन यही जाके शुद्ध जल में अगर साबुन घोल देते हैं, आप मार्जक डाल देते हैं, तो पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। चेचक होने का कारण है, तो चेचक होता है वेरियोला वायरस के कारण। किसके कारण? वेरियोला वायरस के कारण। नेक्स्ट है, एक बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, P बराबर V² बटा R। इसमें दिया हुआ है V² 220 गुना 220 बटा 100। इसे सॉल्व कीजिएगा, 484 ओम आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 484 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल करें। देखिए, इस पॉइंट में संवर्धित यूरेनियम क्या है, इस पर ध्यान देना है। संवर्धित यूरेनियम जो है, ऐसे कहीं भी वर्ल्ड में यूरेनियम की प्राप्ति होती है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, इस दोनों की प्राप्ति होती है। तो यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% होता है, और यूरेनियम 238 जो है वो शेष यूरेनियम 238 ही होता है। तो इसी 235 यूरेनियम 235 को 0.7% से लेके 2% तक कृत्रिम तरीके से बढ़ाया जाता है, साइंटिफिक फार्मूला लगा के। उससे जो यूरेनियम प्राप्त होता है उससे ही संवर्धित यूरेनियम कहते हैं। ये पॉइंट जो है सही है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम एवं बोरोन की छड़ का इस्तेमाल है, ये भी सही है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक तथा शीतलक के रूप में करते हैं, ये भी सही है। लेकिन मंदक और शीतलक, ये दोनों का प्रोसेस, ये दोनों का काम जो है अलग अलग है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो KCl जो है वो यानी आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक वही हो सकता है जिसमें धातु और अधातु दोनों मिक्स हो। अगर सिर्फ दोनों अधातु ही रहेंगे तो वो हो जाएंगे सहसंयोजी यौगिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच का प्रयोग जो है लेंस बनाने में किया जाता है। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि प्लास्टिक और लकड़ी का प्रयोग कैसे होता है, ये प्रैक्टिकल की चीज़ है, प्रैक्टिकल कीजिएगा फिर पता चलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना का कारण न्यूटन का द्वितीय गति नियम नहीं है? पानी में तैरना या नाव खेना, ये तो है तृतीय गति नियम। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता, ये जो है नहीं है, क्योंकि ये है न्यूटन का प्रथम गति का नियम, जिसे जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है नाव से नदी के किनारे कूदना और आदमी का जमीन पर टहलना, ये दोनों होगा। प्रकृति की योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नताएं वाले जीवों को चुन लेते तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर दिया, किसका मत है? ये मत है डार्विन का। किसका मत है? डार्विन का एक फेमस पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कब आया था? 1859 में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो आपको पता है केसिन प्रोटीन जो है वो दूध में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। एल-ग्लूटीन जो है आटा या फिर कुछ खाने वाली चीज़ें उसमें पाई जाती है, मुझे कंफर्म याद नहीं। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कही जाती है, सही है। तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ये भी सही है। तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ना कि किसी की आयन में, सही है। तो ये तीनों सही है, तो चौथा खुद ही गलत होगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की, तो वस्तु को जब भी गर्म करेंगे तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जैसे राइजोफोरा में शोषण की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है, इस जड़ को क्या कहा जाता है? तो इस जड़ को क्या कहा जाता है? इस जड़ को कहा जाता है स्तंभ मूल, नहीं, इस जड़ को कहा जाता है न्यूटाफोर। क्या बोल? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है, सही है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बिल्कुल गलत। अणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। तो यही औसत है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो औसत है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होता है। ऑक्सीकरण अवकरण को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ये भी सही। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? जब लंबवत आपतित हो रहा है तो परावर्तन कोण का मान जो है वो 0 डिग्री होगा। लंबवत आता है तो लंबवत ही गुजर जाता है, 45 डिग्री पे आता है तो इधर ऐसे निकल जाएगा, बस यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है, बिल्कुल सही है। मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है, ये जो है ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, गलत है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, गलत है। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, एक और दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथनों में से कौन सा हो सकता है? वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, बिल्कुल सही है। तरासा व हीरा पुनादिक परावर्तन के कारण तेज चमकते हैं, ये भी सही है। प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में परासिका थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है, बिल्कुल गलत है। प्रकाश के परावर्तन नहीं होगा यहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी में परा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठाई दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश एवं समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो डॉग फिश जो है मछली है, बाकी सभी मछली नहीं है। नेक्स्ट है, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस को। मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? बिटुमिनस को। नेक्स्ट, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। तो प्रयुक्त ऑक्सीजन जो है वो होता है हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को कहते हैं जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। और चट्टान पे जो पौधा पैदा होता है उसे मेसोफाइट बोलते हैं, ठीक है। और पानी में हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट, एपीफाइट किस पौधे को बोलते हैं? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन जो होता है तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत खुद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो समर्थ की उत्तरजीविता डार्विन द्वारा दिया गया है। अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग ये जो है डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया, ये जो है लेमार्क के द्वारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, नई जातियों की उत्पत्ति डार्विन के द्वारा, जीवन संघर्ष डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर के वजन का 7%। जिस बीमारी में रक्त की शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो डायबिटीज़ इंसिपेटस, नहीं, डायबिटीज़ मेलिटस। रक्त देखिए, देख लेते हैं फिर से, रक्त की शर्करा बढ़ रही है। रक्त की शर्करा अगर बढ़ेगी तो इसे बोलते हैं डायबिटीज़
मेलिटस। क्या बोलते हैं? ग्रेविटीज मेलिटस। नेक्स्ट है अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? तो इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के, लगभग दिया हुआ है इसलिए हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। वैसे जो है हीलियम में दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए 4 AMU के बराबर होता है, 4 एटमॉस्फेरिक यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन द्वारा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो बिजली की खपत का बिल मापन पर यानी वाटेज के मापन पर आधारित है, तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया हो। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।